हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो मैंने अध्याय 6 जो आपका था दहन एवं ज्वाला, उसकी मैंने थ्योरी के वीडियो और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था दोनों अपलोड कर दिया है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका अध्याय 7 है कक्षा 8 का, क्या है, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके जो चैप्टर्स का निचोड़ है। निचोड़ का मतलब है जो चैप्टर में एक्चुअल होता है, हमें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो चैप्टर में होता है, जो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। देखो, अगर आपको बुक पढ़ने का भी शौक है या किसी किसी बच्चे को बुक पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो मैं इसको लगभग 9 या 10 चैप्टर तक कराने के बाद मैं बुक को ही पढ़ाऊंगा आपको। मतलब कि जैसे बुक का मैं यहाँ पीडीएफ रखूंगा, बुक मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आप सामने बुक रखे उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और बुक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आप समझेंगे। तो ये शुरू करते हैं आपका चैप्टर। चैप्टर का नाम था पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र का मतलब है जैसे कि भारत, जैसे दुनिया तो ये बहुत विशाल है, दुनिया में एक विशेष क्षेत्र ले लें, जैसे कि सुल्तानपुर या लंबुआ या उत्तर प्रदेश, ये एक विशेष क्षेत्र हो गया। ठीक है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। मान लो जैसे कि मैंने एक जंगल ले लिया, आप लोगों ने अमेजोन का जंगल का नाम सुना होगा, जो कि ब्राजील में पाया जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। सुंदरवन डेल्टा, जैसे कि देखो देखो ठीक से तो नहीं बन रहा है। मान लो ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल होता है। पश्चिम बंगाल में पाया जाता है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा आप लोगों में एग्जाम्पल भी लिया गया होगा। ठीक है, तो वहाँ जैसे कि वो वहाँ जो जंगल है, वहाँ एक विशेष प्रकार की कुछ वनें पाई जाती हैं। वहाँ पर कौन सी वन पाई जाती है? सुंदरी वन। आपकी गर्लफ्रेंड सुंदरी नहीं, सुंदरी एक पेड़ का नाम है, मतलब विशेष प्रजाति के पेड़ होते हैं। तो सुंदरी वन पाया जाता है, इसलिए उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। तो और वहाँ जो कुछ प्रकार के जो जंतु पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? वहाँ के प्राणी जात। प्राणी जात का मतलब होता है प्राणियों से जन्मा हुआ। जात का मतलब जन्मा हुआ, प्राणी से मतलब प्राणियों से। प्राणी का मतलब कि जान, जिसमें जीव होता है। ठीक है, अगला क्या टॉपिक आता है कि पौधों एवं जंतुओं के एक विशेष स्पीसीज क्षेत्र में पाए जाने वाले उन्हें विशेष स्पीसीज क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है, देखो जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आसाम में। देखो, जानते हो ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये उसी के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग गैंडा, इसके लिए ये क्षेत्र फेमस है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग कह सकते हैं विशेष स्पीसीज क्षेत्र, क्योंकि ये किस विशेषता यहाँ क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है। ये एग्जाम्पल आपके बुक का है। किसका है? आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया है पंचमढ़ी के विशाल पूंछ वाले गिलहरी। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वहाँ जो पंचमढ़ी का जंगल टाइप का है एरिया, वहाँ पर ऐसे एक मतलब कि विशेष उसका जो पूंछ होता है वो जानते हैं, वो थोड़ा सा मोटा, ऐसे जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मल गिलहरी देखी होगी, तो उसका जो ऐसा मान लो जैसे ये गिलहरी है, इसका जो पूंछ होता होगा या ऐसा होता होगा, इसके जो उदर यानी कि उसके जो पेट वाले पार्ट से पतला होता है। लेकिन जो एक पूंछ वाली विशेष जो वहाँ विशाल गिलहरी पाई जाती है, उसका क्या होता है? मान लो ये उसका मुंह हो गया, ये उसका उदर, तो इसका जो पूंछ है वो और मोटा होगा, मतलब इसके उदर से और मोटा होगा। ठीक है, आपके बुक में इसका फिगर है। ठीक है, तो
क्या हो गया, ये विशेषता कहाँ पाए जाते हैं, ये पंचमढ़ी के जंगल में पाए जाते हैं। तो हम इसे क्या, हम पंचमढ़ी के जो जंगल है, जो पंचमढ़ी क्षेत्र है, उसे हम क्या कह सकते हैं, विशेष स्पीसीज वाला क्षेत्र। ठीक है, देखो ऐसे विशेष स्थान जहां पर वन्य जीव वन की तरह सुरक्षित रहते हैं, निवास करते हैं, जहां पर उनका शिकार करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना या उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाना मना होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में एक अभ्यारण्य है दूधवा, और एक चंद्रप्रभा भी है। हम चंद्रप्रभा का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये कहाँ पे है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि जो जीव, जैसे कहीं गांव में तेंदुआ निकल गया या किसी स्थान पर कोई जंतु ऐसे नॉर्मली निकल जाते हैं, तो वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम आती है, जो बचाने वाला जानवर, मतलब जब सबको बचाने वाला एक जो टीम आती है, वो उन सांपों को, उन जंगली जानवरों को पकड़कर यहाँ अभ्यारण्य में लेके जाते हैं और अभ्यारण्य में उन्हें रख दिया जाता है। अब जैसे जंगल में तो हम उनका शिकार कर लेते हैं, मतलब सरकार फिर भी रोक लगाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह हम उनका शिकार कर लेते हैं। पर यहाँ पर जैसे मान लो ये अभ्यारण्य है, तो इसके चारों ओर ऐसे जाली लगी रहेगी, ठीक है, और बड़ा सा दीवार होगा, आगे इसके यहाँ गेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे मतलब सील पैक यानी कि सुरक्षित बसों में यहाँ से अंदर जाके हम लोग यहाँ ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर शेर, चीता, बाघ सब पाया जाता है। ठीक है, और हम लोग उसे देखते हैं केवल, हम उन्हें न टच कर सकते हैं, ना उन्हें कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो वहाँ पर CCTV कैमराज लगी होती हैं, तो आपको जेल या जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो विशेष क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अभ्यारण्य। जैसे चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। तो चिड़ियाघर में क्या अंतर है, चिड़ियाघर में हम लोग उन्हें पिंजड़ों में रखते हैं, लेकिन जो अभ्यारण्य होता है उन्हें हम खुले ऐसे जंगल की तरह रखते हैं। ठीक है, और चिड़ियाघर में उन्हें पिंजड़ों में रखते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है कि चिड़ियाघर जहाँ जंतुओं को कृत्रिम स्थान, जैसे कि पिंजरे या गुफाओं में जो कि कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है, उनमें रखा जाता है, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य और चिड़ियाघर में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अंतर समझ गए होंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ऐसा स्थान जिसमें पर्यावरण के सभी पहलुओं को देख रेख एवं सुरक्षा करता है। कौन करता है, सरकार करता है, यानी कि उसमें पर्यावरण को एकदम सुरक्षित रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैसे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा कहाँ है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, सतपुड़ा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैसे ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, जैसे एक दूधवा है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पे है, वो उत्तर प्रदेश में है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी मोदी सरकार है, मान लो वहाँ पर अगर हम यहाँ सतपुड़ा के जंगलों में जाके देखेंगे ना, तो आपको इतनी सुरक्षित, मतलब कि थोड़े थोड़े दूर पे आपको पेड़ और घने वन, जीव जंतु सब दिखेंगे, यानी कि एकदम वन का एकदम माहौल। ऐसा कौन क्रिएट करता है, ऐसा कृत्रिम रूप से हमारी गवर्नमेंट क्रिएट करती है। वहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। समय समय पर वहाँ पर डॉक्टर्स की एक टीम आती है चेक करने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि पेड़ की कमी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर 100% सुरक्षा, 100% जो हवा है शुद्ध होती है। ठीक है, तो ऐसा स्थान जिसमें सरकार पर्यावरण के सभी पहलुओं की देखरेख एवं सुरक्षा करता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जैसे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें हमें आदिमानव के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें आदिमानव शिकार करते हुए, भोजन करते हुए या कुछ हथियारों की पेंटिंग्स गुफाओं में दीवारों पर बनाए हुए ऐसी हमें 55 चट्टानें प्राप्त हुई हैं। जैसे आप लोगों ने कक्षा 6 या 7 में जो इतिहास की बुक पढ़ी होगी, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमने आदिकाल, ठीक है, और ऐसे कालों का अध्ययन किया है। ठीक है, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसमें आप लोगों ने देखा होगा भित्ति चित्रियों का प्रयोग होता है, मतलब भित्ति चित्र। तो उसमें क्या होता था, जो गुफाएं होती थी, गुफाओं में ऐसे जो
मिट्टी के बर्तन जिससे बनाए जाते हैं, तो ऐसे रेड जो लाल मिट्टी होती है उसी का प्रयोग करके उसमें चित्र बना देते थे। ठीक है, ऐसे ही कुछ साक्ष्य हमें इसमें मिले। कहाँ पे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो गुफाएं पाई गई हैं, वहाँ के चट्टानों में भी जो आदिमानव रहा करते थे वो ऐसा चित्र बनाते थे, जिससे हमें ज्ञान हुआ कि यहाँ पर यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो गुफाएं हैं वहाँ पर आदिमानव के अवशेष हैं। वहाँ पर हमें आदिमानव के कुछ शिल्पकृति यानी जो शिल्प पे बनाया जाता था चित्र, वो सारे चीज मिले हैं। तो कितनी संख्या मिली है? उनकी संख्या कितनी है? 55 है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या बताया गया है कि आप लोगों ने सुना होगा विलुप्त जीव या जो खत्म होने के, जो कगार पे हैं, जो खत्म होने वाले हैं, ऐसे जीव। ठीक है, तो ऐसे जीव जो हमारी धरती से एकदम खत्म हो गए हैं, ठीक है, वो कौन से जीव कहलाते हैं? विलुप्त जीव। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा डायनासोर का, जो कि जुरासिक काल में होते थे। जुरासिक काल में क्या हुआ था? मान लो देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा एक धूम्रकेतु था, वो आया यहाँ, मतलब पृथ्वी ने अपना बल लगा खींचा, जैसे कि आप लोग ऐसे खींचते नहीं है गले लगाने के लिए, वैसे पृथ्वी ने इसे गले लगाने के लिए खींचा और ये ऐसे खूब तेज से आया। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा खूब तेज से हाथ पे रगड़ेंगे तो आपको हाथों में गर्मी महसूस होगी। वैसे जब ये खूब तेजी से आ रहा था तो यहाँ बीच बीच में ऐसे बहुत सारी चट्टानें थी। ठीक है, तो ये भी इससे टकरा रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। जब इतना गर्म हो गई तो जब ये पृथ्वी से टकराई तो यहाँ पर पृथ्वी में हम लोग जानते हैं यहाँ पर है क्या? लावा। लावा का मतलब एकदम धधकता हुआ आग। तो ये जो जब इससे टकराया तो ये पृथ्वी इतना ढचक गई, यानी कि पचक गई। ठीक है, जब हम लोग ऐसा गेंदा ऐसा मारते हैं, जब गेंदतड़ी खेलते हैं तो गेंदे कहीं कहीं जो खत्म क्वालिटी की गेंद होती है, जो बेकार क्वालिटी की गेंद होती है, वो पचक जाती है। वैसे ये भी धरती पचक गई। तो ये जो धरती पचक गई तो इस पे भी असर हुआ। जब इस पे असर हुआ तो यहाँ पर बहुत तेज़ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा ज्वालामुखी ऐसे लगा होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ तो यहाँ से आग की लपटें ऐसे धरती पर फैलने लगीं। तो जो बड़े जीव थे, जो धरती पर रहने वाले, यहाँ पे जो जीव रहते थे, जैसे कि डायनासोर हो गया और ऐसे बड़े बड़े जीव भस्म हो गए, मर गए। और जो कुछ ऐसे जीव थे जो जमीन के नीचे चले गए, ठीक है, वो तो बच गए। जैसे कि आप लोगों ने बबलू डब्लू में एक सुना होगा डुग्गू। डुग्गू नाम का जो कैरेक्टर है वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जमीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो वैसे जो जीव थे वो तो बच गए, पर ये जो डायनासोर था ये तो विलुप्त हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा जीव जो इस संसार में विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त जीव कहलाते हैं, जैसे डायनासोर। ठीक है, और ऐसे जीव जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, यानी कि जिनकी संख्या लगभग खत्म होने वाली है, वो क्या कहलाते हैं? संकटापन्न जीव, यानी कि जिनके ऊपर संकट आ गया है। संकट आपन्न, संकट जिसके ऊपर संकट आ गया, यानी कि जो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे जीवों जैसे कि देखो अब भाई अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो हम लोग केवल अपने जो हमारे जो पुत्र या नाती लोग होंगे उनको तो हम केवल कहानियाँ सुनाएंगे। जैसे कि हमारे बहुत बड़े दादा या फिल्मों में हम लोगों ने केवल डायनासोर का नाम सुना है, देखा है केवल, मतलब रियल में नहीं देखा है। तो हम लोग हमारे जो बच्चे होंगे वो भी तो नहीं देख सकते, तो हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो खत्म होने की कगार पे हुए संकटापन्न जीव कहलाते हैं। ऐसे जीवों की सुरक्षा सरकार करती है, जैसे कि एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, गुलाबी हाथी, आप लोगों ने केवल नाम ही सुना होगा, गुलाबी हाथी, ये भी खत्म होने वाला ही है, तो इसे सेव किया जाता है, बचाया जाता है। ठीक है, देखो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव और अजैव घटक, कौन से घटक? अजैव घटक, जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि को संयुक्त रूप से परितंत्र कहा जाता है। परितंत्र का क्या मतलब है? जैसे कि मैं बूंद ले लूँ, समुद्र की एक बूंद ले लूँ, तो अगर आप लोगों ने इसमें सूक्ष्मदर्शी, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि हम यहाँ पर भी सूक्ष्म जीव बैठे हैं, इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो हम अगर एक बूंद जल की लूँ और उसमें सूक्ष्मदर्शी से देखूँ तो उसमें आपको कुछ जीव दिखेंगे और जल भी दिखेगा, कुछ ऐसे जीव दिखेंगे जो मरे होंगे। तो इन सभी को मिलाकर हम उसे क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। परितंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो
देखो मान लो ये परितंत्र हो गया, जब कई सारे परितंत्र मिलते हैं तो क्या बनता है, जीवोम बनता है। क्या बनता है, जीवोम। ठीक है, और जब कई सारे जीवोम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जीवमंडल। ठीक है, क्या बनाते हैं, जीव मंडल या जैव मंडल। ठीक है, तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव या अजैव घटक, यानी कि जिनमें जान नहीं होती, जिनमें जिंदगी नहीं होती, जैसे कि समुद्र, डेल्टा, बांध, ये सबको मिलाकर अगर एक साथ रखते हैं तो संयुक्त रूप से इन्हें क्या कहते हैं, परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, कई सारे परितंत्र मिलकर जीवोम बनते हैं और कई सारे जीवोम मिलकर जीवमंडल बनते हैं। ठीक है, देखो वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवेशों को संरक्षण हेतु, यानी कि उन्हें बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र चिन्हित कर दिया जाता है, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। मैंने बताया कि जो जीव ऐसे खुले में आ जाते हैं, मतलब जंगलों से बाहर निकल जाते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट उनकी रक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे स्थान निश्चित कर देते हैं कि यहाँ पर केवल जीव जंतु ही रहेंगे, जिन्हें हम लोग अभ्यारण्य कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, या चिड़ियाघर भी उसी प्रकार में आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे क्या कहते हैं, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई और शिकार करना, और जो जानवरों की खाल जैसे खींच ले लेते हैं, जैसे हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग ना शिल्प के लिए होता है, यानी कि बहुत अच्छा शिल्पकार जो हैं, जो ब्लैक मार्केट है, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट, उसमें उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सांप के विष के लिए सांप को मारा जाता है। ठीक है, तो जो जैसे अगर हाथी को अगर आप लोगों ने वन्य जीव अभ्यारण्य या चिड़ियाघर में रख दिया, अगर फिर आपने उनका शिकार किया तो गवर्नमेंट आपको मार देगी। ठीक है, तो उन्हें बचाने के लिए ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य में रख दिया जाता है। तो वहाँ पर वृक्षारोपण यानी वृक्ष को काटना, कृषि करना, चारागाह यानी कि जानवरों को चराना, और वृक्षों की कटाई, शिकार और खाल प्राप्त करनी होती है, यानी कि खाल निकालने हैं तो शिकार करना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोचिंग कहते हैं। इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब होता है मना है, यानी कि कानूनन जुर्म है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, यानी कि ना हम उनका शिकार कर सकते हैं, ना हम उन्हें मार सकते हैं, ना उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, यानी कि आरक्षण का मतलब होता है कि निश्चित क्षेत्र, यानी जैसे कि हम लोग में भी आरक्षण दिया गया है, जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है हम लोग में, तो वो सीटें केवल ओबीसी को ही मिलेगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी या एससी एसटी उसमें इंटर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो वो फिक्स है कि वो सीटें ओबीसी को ही मिलेगी। अगर ओबीसी नहीं होगा तो ये सीटें खाली हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं उसका। तो वैसे इनकी भी सीटें जो हैं आरक्षित हैं। तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से यानी निर्बाध यानी कि बिना बाधा के आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित है वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों को पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। जैसे जो मान लो सुंदरवन डेल्टा है, अगर मान लो वहाँ कोई निवास करता है, ठीक है, कोई जीव निवास करता है और वो सतत रूप से निवास कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो उसका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, देखो रेड डाटा बुक क्या होता है, देखो रेड डाटा बुक एक किताब है, एक समझ लो एक लेख है, एक न्यूज़ है कि जो आईयूसीएन क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करती है, ये बताती है कि कौन से जीव कितनी संख्या में बचे हुए हैं, यानी कि ये बताती है कि कोई जीव खत्म होने वाला है या कोई विलुप्त होने वाला है या किसी संख्या बढ़ रही है, ये उसी के बारे में बताता है। ठीक है, ये जो यूएन है
यूनाइटेड नेशन उसी के अंडर में ये काम करता है, ठीक है। और रेड डाटा बुक यही जारी करता है। रेड डाटा बुक क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा लेख होता है जिसमें बताया जाता है कि कोई जीव समाप्त होने वाला है, यानी कि विलुप्त होने वाला है, या विलुप्तता के कगार पर है, यानी कि संकटापन्न जीव है, तो इसी के बारे में ये बताता है, ठीक है। देखो IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट जिसमें जीवन के अस्तित्व के बारे में चर्चा की होती है, रेड डाटा बुक कहलाता है। इसमें कौन से जीव विलुप्त होने वाले की कगार पे हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। देखो प्रवास क्या होता है, प्रवास का मतलब होता है कहीं से आना, ठीक है। अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जैसे कि ऐसे पक्षी जो विपरीत जलवायु पर अपने अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जहां वह अनुकूल रह सकें वह पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे कछुआ, कछुआ जैसे जो समुद्र में कछुए पाए जाते हैं वो अंडे देने के लिए, मान लो जैसे कि ये समुद्र है, यहाँ पर ये रेत पाई जाती है, तो अंडे देने के लिए वो लोग ऐसे कई सारे झुंड में बाहर आते हैं और यहाँ रेत में अपना अंडा देते हैं, फिर रेत से उसको ऐसे ढक देते हैं, ठीक है। जब समय आता है तो ये अंडे फूटते हैं और जो बच्चे होते हैं यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि ये जो अंडे हैं वो इस समुद्र में सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है। और कहीं कहीं जो ऐसे जीव होते हैं जो ठंडे प्रदेश में रह सकते हैं, जैसे कि मान लो अंटार्कटिका है, मैं मानने को ही कह रहा हूँ, मान लो ये अंटार्कटिका है, यहाँ पर ध्रुवीय भालू पाया जाता है, ठीक है। मान लो किसी कारणवश यहाँ पर गर्मी पड़ने लगी तो ये जो ध्रुवीय भालू हैं ये वहाँ रह ही नहीं सकते, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ मर जाएंगे, तो ये अंटार्कटिका से भागेंगे, ये साइबेरिया वाले पार्ट में चले जाएंगे, यानी कि जो रसिया का ठंडा पार्ट है, जो ठंडा क्षेत्र है वहाँ पर चले जाएंगे, यानी कि ये हमेशा ठंड में ही जाने की कोशिश करेंगे, ये गर्म वाले क्षेत्र में रह ही नहीं सकते। तो ऐसे पक्षी, यहाँ पर पक्षियों के बारे में चर्चा की गई है, आप जीव लिख सकते हैं। ऐसे जीव जो विपरीत जलवायु पर, यानी कि उनके अनुकूल न रहे, यानी कि अगर जो ठंडे में रहते हैं उनके लिए अगर गर्मी वाला क्षेत्र हो, अपने अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर जहां वह अनुकूल रह सके, यानी कि ध्रुवीय भालू ठंडे स्थान पर रहता है तो अंटार्कटिका अगर मान लो गर्म हो गया तो अंटार्कटिका छोड़ के साइबेरिया में आ जाएगा, क्योंकि साइबेरिया ठंडा रहेगा। अनुकूल रह सके वहां पर जाना, वे पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाएंगे, तथा वे जीव कौन से कहलाएंगे, प्रवासी जीव कहलाएंगे, ठीक है। कागज का पुनर्चक्रण, देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो कागज है, कहा जाता है कि एक बार उपयोग किया हुआ कागज 5 बार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। प्रदूषण ना हो, यानी कि हम लोग कागज जानते हैं कागज बांस से बनता है, ठीक है, तो कागज बांस की कटाई ना हो, इसके लिए जो उपयोग किया गया कागज हो उसका फिर से उपयोग कर लेना ही क्या कहलाता है, कागज का पुनरुपयोग, जिससे कि प्रदूषण ना हो, यानी पेड़ों की कटाई ना हो। जैसे यहाँ लिखा भी गया है, पेड़ों को ना काटकर उपयोग किए गए कागज को पुनः उपयोग करना कागज का पुनर्चक्रण कहलाता है। प्रयोगों से यह ज्ञात है कि हम कागज को 5 से 7 बार पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फेयर बनाया होगा, नोट्स बनाया होगा, जब आप नोट्स बेचते हैं कहीं पर, चूरन उड़न वाले को छोड़ दीजिए, अगर आप कहीं बड़ी कंपनियों में ऐसा कुछ बेचते हैं जो कबाड़ वाले ले जाते हैं, और कबाड़ वाले ऐसे कागज़ को बेचते हैं बड़ी कंपनियों में, वो कंपनी क्या करती है, जो आप लिखे रहते हैं उसका रंग ऐसे उड़ा देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वही कागज़ फिर से उपयोग कर सकते हैं। आप लोग घर पे मत करिएगा, मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ कि जो लिखा हुआ कागज़ हो, अगर आप उसको धीमी आंच पे, यानी कि कोई लैंप या कुछ जला के ऐसा ऊपर से ऐसे लेके जाएंगे तो आपकी जो स्याही है वो उड़ जाएगी, आपका पेज ऐसा सादा हो जाएगा। करना मत घर पे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, आप लोग घर पे मत करना, मैं केवल बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। पुनर्वन रोपण क्या होता है, वन का पुनर्स्थापना करना, ठीक है। देखो प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधियों द्वारा जिन स्थानों पर पेड़ कट जाते हैं, यानी कि मान लो पेड़ सूख गया और अपने आप गिर गया, ये तो हो गया प्राकृतिक रूप से, और हमने अपनी ज़रूरतों के लिए लकड़ी की कटाई कर दी, यानी कि वहाँ पर हमें निवास करना है तो हम लोग पेड़ काट दिए, ये हो गया कृत्रिम रूप से कटाई करना, ठीक है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधियों द्वारा जिन स्थानों पर पेड़ कट जाते हैं या काट दिए जाते हैं वहाँ पर पुनः पेड़ लगाना, ठीक है, पुनः पेड़ उग जाना या उगाना पुनर्वन रोपण कहलाता है। भारत सरकार वन अधिनियम, यानी भारत सरकार ने एक कानून बनाया है कि हमें, इसका एक उदाहरण है जिसके तहत उन स्थानों पर जहां अत्यधिक पेड़ काट दिए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र, वहां पर पहले पेड़ थे, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर पहले पेड़ थे, पर मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के लिए वहाँ के पेड़ काट दिए, और क्या हुआ,
आज हमारा जो राजस्थान का एरिया है वो पूरा रेगिस्तान हो गया है, पूरा सूखा हो गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं उग सकता। ठीक है, तो ऐसा पूरे भारत में ना हो, इसीलिए भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार ने एक ऐसा पहल शुरू की है, ऐसा कानून बनाया कि आप लोग अगर इतना पेड़ काटते हैं तो आपको इतना पेड़ फिर से लगाना होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, वहाँ पुनः पेड़ लगाया जाता है तथा उन स्थानों के आसपास रहने वाले लोगों की जरूरतें भी निर्बाध रूप से पूर्ण हो सके, इसका भी ध्यान भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम रखता है। मतलब कि जैसे मान लो सुल्तानपुर का क्षेत्र है, मान लो वहाँ सुल्तानपुर जंगल ही है, तो जंगल के चारों ओर लोग निवास करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। मान लो कि उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पेड़ की कटाई की जा रही है, तो गवर्नमेंट को कुछ कर भी नहीं सकती। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो पेड़ तो काटती है, फिर से पेड़ लगाती है, और पेड़ को तब तक नहीं काटने देती है जब तक कि वो पेड़ फिर से बड़ा ना हो जाए, और तब तक उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कुछ नियम बनाती है, कुछ सेवा देती है, कुछ पैसे देती है, कुछ भी करती है सरकार उनका निर्बाध रूप से, यानी कि बिना बाधा के उनका जीवन, बिना बाधा का उनका जीवन यापन हो सके, इसके लिए भी सरकार देखती है। ठीक है, नहीं तो खाने के लिए मर जाएंगे ना। यानी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह पेड़ की कटाई को भी रोके, और जो मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ काट रहे हैं उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। ये क्या था आपका चैप्टर। चैप्टर क्या हुआ, चैप्टर हो गया एंड। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अगला चैप्टर जो आपका अध्याय 8 होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, 2 या 3 दिन में आपका 8वां चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, तैयारी स्टार्ट कर दो, यानी कि जो मैंने अध्याय 1, 2, 3 पढ़ाए हैं उसके बारे में पढ़ो, समझो। ठीक है, जिससे आप लोग को बाद में जब आप एग्जाम दें आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आप लोग जो पढ़े रहोगे आप भूल जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी करो, जिससे कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे, और आपको कितना अंक मिले। अगर आप में 70 नंबर का पेपर होता है तो आपको 70 में से 68 यानी 65 प्लस तो रहो ही यार, और 100 में से अगर आपका एग्जाम होता है तो आप 95 प्लस तो रहो ही। ठीक है, आपको इतना टारगेट बना के चलना होगा, तब जाके आप लोग लगभग 90 के पार जाओगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस वीडियो का लाभ जरूर लिया होगा। जो बच्चे जो कक्षा 8 में विज्ञान में उनको दिक्कत हो रही है उनके पास ये वीडियो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उनको भी नॉलेज हो और पता चले साइंस को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी जैसी आकृति होगी उसको दबा के आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे इस चैनल पर जो भी आपके लिए यूजफुल वीडियोज जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और आप लोग उन वीडियोज़ को एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अध्याय 9 में, अध्याय 8 में आपकी क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।